हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो डे 12 का सेशन नंबर 2 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। तो आज हम इस लेक्चर में करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस, चैप्टर नंबर 1, और इसका फर्स्ट पार्ट जो था अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वो हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी? परसेंटेज टर्म्स पढ़ी थी हमने, फ्रैक्शन टर्म्स पढ़ी थी हमने, देन हमने पढ़ी थी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, एंड देन हमने इसमें एक और चीज़ पढ़ी थी जो थी मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है सारा। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बतानी है। जो लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मेलिटी की थी ना, मैंने आपको एन फैक्टर निकालना सिखाया था, वो मैं आज आपको दोबारा से सिखाऊंगी। पहले तो ये अपना लेक्चर ही क्या है, सारा पैकअप करने का। हम जो भी हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा है उसे हम पैकअप कर रहे होंगे इस लेक्चर में। एंड द सेकेंड थिंग इज़, मुझे लग रहा था कि एन फैक्टर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, जल्दी जल्दी हो गया, सो दैट्स वाई मैं आपको एन फैक्टर वाला टॉपिक आज दोबारा करवाऊँगी। ठीक है, एंड इसमें नॉर्मेलिटी में ही हमने एक बात करनी थी, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, एसिडिक, बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उनमें हम नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करेंगे वो हमने देखना। तो ये अपना आज का गोल है ना, हमने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एन फैक्टर ही एक बार बता देती हूँ, है ना। मैं आपको सबसे पहले तो एन फैक्टर को जानने से पहले एक चीज़ आप याद रख लो, मतलब आपको पता है, हम रिवाइज कर लेते हैं नॉर्मेलिटी वाले टॉपिक में। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। ठीक है, और लीटर किसका, वॉल्यूम किसकी लेनी है, यहाँ पे सॉल्यूशन की लेनी है। यहाँ तक बात हमें क्लियर है। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस किसके इक्वल होता है? गिवन मास ओवर में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। और इक्विवेलेंट मास इसके बाद किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। और जो इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके इक्वल होता है? मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास n इंटू एन फैक्टर आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये देखो, अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लोगे यहाँ पे, और एन फैक्टर भी किसका लोगे? सोल्यूट का। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये तो बन गया मोलैरिटी का, इनटू क्या आ जाएगा? एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल हो जाती है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर के। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे कि एन फैक्टर को कैसे फाइंड करना है। किसे? एन फैक्टर को कैसे फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो एन फैक्टर के बारे में अब हम बात करते हैं। एन फैक्टर, अगर आप एटम्स के केस में बात करोगे तो वैलेंसी होगा। ठीक है, किसी भी एटम की वैलेंसी, जैसे आप कह लो सल्फ़र की 2 होती है, एंड देन ऑक्सीजन की भी 2 होती है ना, क्योंकि ये सेम ग्रुप के हैं। ठीक है, एंड देन अपने पास आ जाएगा क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है,
देन अपने पास आ जाएगा नाइट्रोजन की 3 होती है, ठीक है, इस तरीके से। और आप कर लो, ठीक है, इतना बहुत है, 5 एग्जाम्पल्स हमने कर ली हैं, तो दैट्स इनफ। आपको पता ही है एटम्स की वैलेंसी क्या होती है, जस्ट उस वैलेंसी का हमने पॉजिटिव नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो हमने जस्ट 2 लिखा है यहाँ पे भी 2 लिखा है, -2 नहीं लिखा, यहाँ पे -3 नहीं लिखा, ठीक है। वैसे तो ये गेन करते हैं, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे भी 1 लिखा है, साइन को नहीं इंक्लूड किया हमने, ठीक है। देन अगर हम बात करें आयंस की, तो जो उस पर चार्ज है, चार्ज का क्या लेंगे हम, मॉड लेंगे। वैलेंसी का भी यहाँ पे क्या लिया था, मॉड लिया था, ठीक है। जैसे आप फिर से ले लो SO4 2 नेगेटिव, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, ठीक है। Al3 पॉजिटिव ले लो, तो इसका हो जाएगा 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एन फैक्टर फाइंड करेंगे किसी भी आयन का। और आप आयन कौन सा ले सकते हो, C पॉजिटिव है तो भी 1 आएगा, C नेगेटिव है तो भी 1 नहीं आएगा अपना एन फैक्टर। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है, ठीक है। और जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं फिर अपने पास, आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट ही मोस्टली क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आप कुछ भी कह लो, आयनिक कंपाउंड्स। तो उनमें क्या होता है, जो भी सॉल्ट है या जो कंपाउंड है उसमें हमने जो आयंस को यूज़ किया उन्हें हम स्प्लिट कर लेते हैं एंड देन हम उनकी चार्ज निकालते हैं, ठीक है। जैसे आप ले लो NaCl, तो Na पे कितना था, +1, Cl पे चार्ज था -1, इन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, तो यहाँ पे अपना एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप कर लो H2, नहीं, आप कर लो KOH कर लो आप। तो KOH, इसमें K क्या है, +1 है, OH क्या है, -1 है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एन फैक्टर अपना 1 आ जाएगा। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। और आप एग्जाम्पल ले सकते हो, Al2SO4 3, ठीक है। इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2 का। Al पे कितना होता है, Al होता है 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 Al है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 6 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे SO4 है, तो SO4 पे कितना होता है, -2 होता है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे -6 आ जाएगा। साइन हमने लेना नहीं होता एन फैक्टर में, तो अपना एन फैक्टर क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे 3 दिया था ना, इसीलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसिड्स और बेसिस की। एसिड्स में एन फैक्टर को हम क्या कह सकते हैं, बेसिसिटी भी कह सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस जो एसिड लूज करेगी, ठीक है। जैसे आप बात कर लो H2SO4 में, तो यहाँ पे क्या है, एन फैक्टर 2 है, क्या है, एन फैक्टर 2, ठीक है। एंड सेम वे आप ले सकते हो HCl, तो यहाँ पे भी एन फैक्टर क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। एक और एग्जांपल कर लो HNO3 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन फैक्टर
1 आ जाएगा, क्योंकि 1H है, यहाँ पे 1H है, यहाँ पे 2H है। लेकिन इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से देख लो, कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे दें H2SO4 की, जिसमें सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करें और एक दूसरा आयन बना लें HSO4 नेगेटिव, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे n फैक्टर 1 आएगा। क्या आएगा? n फैक्टर 1 आएगा इस रिएक्शन के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। और अगर आपने 4th चैप्टर पढ़ा हुआ है क्लास 11th का, ठीक है, तो उसमें हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो H3PO3 की, ठीक है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, एक डबल बॉन्ड O होता है, एक H होता है, एक OH होता है और दूसरा OH होता है। तो इसमें से जो H रिलीज़ होगा वो कौन सा होगा? ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये वाला H क्या है? रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है, ये रिलीज़ नहीं होगा। तो H3PO3 का जो n फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ से H पॉजिटिव आयन जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने मुझे कमेंट्स में बताना है H3PO2 के स्ट्रक्चर से इसका n फैक्टर और H3PO4 में आपने बताना है मुझे n फैक्टर, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। देन अपने पास आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने आपको एक चीज़ बताई है जो तो यहाँ पे जो KOH मैंने बताया था वो बेसिस की एग्जांपल है, ना कि उसकी सॉल्ट की। इसे आपने ध्यान में रखना। तो हम यहाँ पे ही स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड। तो ये रहा, यहाँ पे हमने KOH की बात की थी। तो KOH एक बेस है, ठीक है। पता नहीं मैंने कैसे करवा दिया, लेकिन हाँ, KOH एक बेस है। सॉल्ट तो तब फॉर्म होगा ना जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे, और क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, तब अपने पास सॉल्ट आता है, ठीक है। तो KOH तो एक बेस है, तो इसमें जो मैंने आपको n फैक्टर बताया है वही होगा n फैक्टर 1। तो n फैक्टर को यहाँ पे हम क्या कहते हैं? जैसे एसिड्स में हमने बेसिसिटी कहा था, यहाँ पे हम कहेंगे एसिडिटी। क्या कहेंगे? एसिडिटी। और नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस लॉस्ट, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। और एक चीज़ और याद रखो आप, कि अगर आपको कह दे मोनो बेसिक एसिड, तो किसकी बात कर रहे हैं? एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोनो बेसिक का क्या मतलब हो गया? बेसिक यहाँ पे मतलब बता रहे हैं बेसिसिटी के बारे में। तो मोनो बेसिक का मतलब हो गया बेसिसिटी इज इक्वल्स टू 1। क्या है? बेसिसिटी इक्वल्स टू 1, मतलब कि n फैक्टर क्या है? 1 है। इसी तरीके से क्या आ जाएगा? डाई बेसिक आ जाएगा, और इसी तरीके से ट्राई बेसिक आ जाएगा। क्या? एसिड। क्या? एसिड। इसका n फैक्टर 2 होगा और इसका क्या होगा? 3 होगा। तो सेम वे अपने पास आएगा मोनो एसिडिक बेस। इन तीनों के आपने मुझे n फैक्टर बताने हैं, ठीक है। डाई एसिडिक बेस, और थर्ड है ट्राई एसिडिक बेस। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ये आपने तीनों मुझे कमेंट्स में बताने हैं, ओके। सो यहाँ तक बात अपनी क्लियर हो गई है। इसके बाद अगर हम जाएं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में,
तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं और पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लूज होंगे, ठीक है। तो इसे हम एक और चीज़ से बता सकते हैं, ये तो एक पुराना मेथड हो गया ना ऑक्सीडेशन को बताने का। एक नया क्या है, हम कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, Zn, उसको हमने Zn2 पॉजिटिव बना लिया और 2 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो गए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो रहे हैं। या यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे ON या OS, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हो या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या है, +2 है। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का, 2, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस्ट हुए हैं, 2। तो दोनों तरीके से निकालोगे आंसर क्या आएगा, सेम। तो n फैक्टर क्या आ गया अपना, 2 आ गया। सिमिलरली आप कर सकते हो Cl +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। ये अब कौन सा रिएक्शन है, ये है कौन सा रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक, ये है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड होते हैं। तो n फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। या फिर आप देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आप इसे लिख सकते हो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे 0 थी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती तो आप रिडॉक्स रिएक्शंस वाला चैप्टर को रिवाइज करें जो हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है। तो या एंड यहाँ पे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्लोरीन की, यहाँ पे कितनी हो गई, -1 हो गई। तो कितना डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट का, 1। कितना हुआ है, 1। तो इसे हम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर को ही डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है अपने पास बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन में अगर हम निकालते हैं n फैक्टर तो क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपने पास आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। और रिडक्शन में क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। और अगर ये बैलेंस्ड है रिडॉक्स रिएक्शन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप चाहे ऑक्सीडेशन वाले पार्ट से निकाल लो, चाहे निकाल लो रिडक्शन वाले पार्ट से, आपका आंसर क्या आएगा, n फैक्टर का सेम आएगा, ठीक है। और n फैक्टर को आप इसके इक्वल भी लिख सकते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि ये बैलेंस्ड है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। और अगर आपको बैलेंस्ड नहीं गिवन तो आप क्या करोगे, उसे बैलेंस्ड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन होगी उसमें आपका आंसर गलत आएगा, फिर दोनों में मैच नहीं होगा और आप सही आंसर n फैक्टर का नहीं बता पाओगे। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, n फैक्टर का अपना टॉपिक ख़त्म हो गया है, ठीक है। और एक आज हमने बात करनी है मिक्सिंग ऑफ
एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो अब हमने ये टॉपिक करना है मिक्सिंग ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, सो इसमें हम क्या करेंगे, एक एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे और एक बेसिक सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, और उन्हें मिक्स करेंगे तो अपने पास क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस है आपस में रिएक्ट करेंगे। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एंड अब इसमें हम बात करते हैं, अगर तो हम एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स कर दें, ठीक है, इक्वल अमाउंट में, सॉरी, इसमें सबसे पहला केस अपना बनेगा अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा तो ये आपको बेसिक आइडिया मिल गया ना कि अगर एसिड और बेसिस को हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, जो न्यूट्रली होता है। डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है, या आप इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे। ठीक है, एंड लेकिन हम क्या मानते हैं, अगर हम यहाँ पे कि अगर हम इक्वल अमाउंट ले रहे हैं एसिड और बेस की तो पूरा न्यूट्रलाइज हो रहा है अपना सॉल्यूशन, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना केस आता है 2 और मोर एसिड्स आर मिक्स्ड। क्या है, 2 और मोर एसिड्स आर मिक्स्ड। तो अगर 2 से ज़्यादा या 2 एसिड्स हैं तो सारी एसिड्स जो होंगी, बेस तो होगा नहीं, एसिड्स क्या करेंगी, उसमें H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ होंगे बस। तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को हम, मतलब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे O2 की लिखनी है तो O2 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करते हैं। ठीक है, किस में निकाल रहे हैं, मिक्सचर में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी के बेसिस पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N1V1 प्लस N2V2, जो हमने कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था, जो हम मोलैरिटी में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनके सारे की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन से। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम हमेशा याद रखना, कई बार रिएक्ट हो जाते हैं तो टोटल वॉल्यूम जो पहले इनिशियल वॉल्यूम थी उनका सम हमेशा नहीं होता। कई बार आपको टोटल वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन होती है, आपने उसे यूज़ करना होता है। कई बार क्या होता है, आपको देंगे 90 ml कुछ सॉल्वेंट था एंड 5 ml सॉल्यूट था और वॉल्यूम क्या बन गई आपके पास, 92 ml बन गई। कुछ इस तरीके से बन सकती होती है। तो आपने हमेशा 95 ही नहीं लेनी कि हम तो ऐड करके लेंगे, वो नहीं है। जो आपको क्वेश्चन में दिया उसे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, ये अपनी किसकी आ गई, वॉल्यूम आ गई H पॉजिटिव आयंस की। किसकी आ गई, H पॉजिटिव आयंस की। और जो कॉन्सेंट्रेशन निकाली है वो मोलैरिटी नहीं है, नॉर्मेलिटी है। यहाँ पे N1V1 लिया, N2V2 लिया और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम किया। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर है। सेम वे अगर आप मोलैरिटी निकालना चाहते हो तो M1V1 प्लस M2V2 बाय V टोटल भी ले सकते हो। ठीक है, बट द पॉइंट इज 2 या 2 से ज़्यादा एसिड्स ही होने चाहिए। ठीक है,
बिकॉज अगर बेसिस ऐड हो गए तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। देन अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखो अब यहाँ पे अगर 2 और मोर bases are mixed, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब हम निकालेंगे OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी की टर्म्स में। तो N1V1 प्लस N2V2 एंड सो ऑन, जितने भी सॉल्यूशंस आपने ऐड किए हैं डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम कर देंगे। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ये तो ऊपर वाले केस के जैसा ही था, सिमिलर थे दोनों केसेस। ठीक है, अब थर्ड केस इम्पॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान से देखो। ठीक है, अगर हम क्या लें, 2 सॉल्यूशंस लें या 2 से ज़्यादा ले लें, जिनमें से, या आप एक बार 2 की बात करो, वैसे तो 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो आप, लेकिन एक बार 2 की बात करते हैं और हमें क्वेश्चंस भी मोस्टली 2 के ही आते हैं। तो क्या है, थर्ड केस है एसिड और बेस लेंगे हम। ठीक है, एसिड और बेस लेंगे हम अगर तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे OH की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे या H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। ये अपने पास क्या आ गया, क्वेश्चन फॉर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे हम एसिड के, और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बेसिस के। ठीक है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बेसिस के क्या होते हैं, मतलब किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि नॉर्मेलिटी किसके इक्वल थी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। तो वहाँ से ही हमने फॉर्मूला डिराइव किया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू NbVb, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इनटू क्या आ जाएगा, N फैक्टर। यहाँ तक बात हमें क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा NaVa इज इक्वल्स टू NaNF। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। तो अब देखो, इसके आगे 3 केसेस बन रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अगर एसिड के N फैक्टर ज़्यादा है, मतलब सॉरी N फैक्टर नहीं, N इक्विवेलेंट, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एसिड के ज़्यादा हैं और बेस के क्या हैं, कम है। क्या कहा मैंने, इसके जो ये हम बात कर रहे हैं एसिड और बेस के सॉल्यूशन की, तो उसमें क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। जिसमें क्या होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जाता है। सभी में ही होगा, लेकिन डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लोगे। तो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं आगे। क्या, सबसे पहला केस तो ये बनेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब एसिड ज़्यादा है, बेस कम है, तो क्या होगा, जितना बेस है उतना तो क्या है, सारा बेस यूटिलाइज हो जाएगा सॉल्ट बनाने में, और एसिड उससे ज़्यादा है। तो मान लो जैसे अपने पास यहाँ पे 6 है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे 4 और 4 तो दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, सॉल्ट बनाने के लिए यूज़ हो जाएंगे। इसे हम 4+2 लिख सकते हैं, 2 + 4 और यहाँ पे 4, ये वाला 4 और ये वाला 4 क्या बना लेंगे, न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट बना लेंगे। सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा।
हम मान रहे हैं, ये भी डिपेंड करता होता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करता है कि सॉल्ट न्यूट्रल होगा, सॉल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा। लेकिन यहाँ पे हम मान रहे हैं कि दोनों एसिड या बेस, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग है या फिर दोनों क्या है, वीक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगी, फिर एसिड ही बच जाएगी। तो एसिड कितने बच गए, 2 इक्विवेलेंट्स बच गए। ठीक है, तो वही चीज़ हमने करनी है। तो हमारा जो यहाँ पे बचा क्या है, एसिड। तो एसिड में हम निकालते हैं H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। किस में निकाल रहे हैं, मिक्सचर में निकाल रहे हैं। और क्या आ जाएगा फिर अपने पास, 2 जो बच गया वो हम ले लेंगे। 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। अब इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ तो आप क्या लिखोगे, इसमें हम लिखते हैं concentration of H positive ions in mixture is equals to number of equivalents of acid minus number of equivalents of bases upon में क्या आ जाएगी, total volume। ठीक है, और यहाँ पे देखो अपने पास क्या था, 6 था और यहाँ पे क्या था, 4 था। तो 6 माइनस 4 क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने पहले ही 2 लिख लिया। हमने कैसे 2 लिखा, हमने देखा कि जो ज़्यादा है उसमें से हमने जो कम है उसको माइनस कर दिया। ठीक है, उसमें से 4 और 4 यूटिलाइज हो गया, बच क्या गया, 2 बच गया। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हमने डिराइव किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस का क्या आ गई है, कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। ठीक है, नॉर्मेलिटी की फॉर्म में ही आई है ये भी, इस चीज़ को याद रखना आप, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स टोटल आ जाएंगे। ठीक है, एसिड माइनस बेस करके भी तो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स ही है ना, 2 भी तो अपॉन में क्या है, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी। इसमें सेकंड केस क्या है, अगर n इक्विवेलेंट्स एसिड के कम हों और बेस के क्या हों, ज़्यादा हों। तो बेस के ज़्यादा होंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, OH नेगेटिव बच जाएगा। एसिड पूरा क्या है, यूटिलाइज हो जाएगा, एसिड का कोई पार्ट नहीं बचेगा, बचेगा क्या, बेस बचेगा। तो OH नेगेटिव इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। और यहाँ पे थर्ड केस बिल्कुल सिंपल है कि दोनों क्या हैं, इक्वल हो जाएंगे। एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी अक्कर हो जाएगी। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो दोनों सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे और अपने पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना एसिड ना बेस। तो यहाँ पे हम किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन को नहीं निकाल सकते। H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0, OH नेगेटिव की 0। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हो एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगी, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, एसिड और बेस बचेगा ही नहीं, क्या बच जाएगा अपने पास, सॉल्ट बच जाएगा। क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, सो ये था अपना टॉपिक। और एक बात और इसमें ही हमने करनी है, एक बात देखो, ओके, सो ये कलर ले लेते हैं हम। थर्ड केस में pH क्या होगा, 7 होगा। pH आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि न्यूट्रल मीडियम में 7 होता है। ये न्यूट्रल सब्सटेंस का pH 7 होता है। अगर एसिड कम है, बेस ज़्यादा है, तो pH क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। pH विल बी ग्रेटर देन 7। और अगर एसिड ज़्यादा है, देन pH विल बी लेस देन 7। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो ये था अपना टॉपिक नॉर्मेलिटी के रिलेटेड। हमने n फैक्टर की भी बात कर ली, और जब हम सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, तो जो अपने पास आते हैं
एसिड बचता है, बेस बचता है, या किस तरीके से हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को निकालते हैं, ये हमने पढ़ा है आज। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला सारा टॉपिक अब क्या हो गया है, क्लियर हो चुका है। तो ये था आज के लिए अपना लेक्चर। एंड कंसंट्रेशन टर्म्स को रिवाइज करके रखना। हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर ज़रूर लेके आएंगे। एंड कल हम स्टार्ट कर रहे होंगे सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को हम कवर करेंगे कल से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।